गुड आफ्टरनून। ठीक है, वॉइस वगैरह सब क्लियर? ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, पीछे हम लोगों ने बात की यूरोपीय कंपनियों की जो भारत में आई हैं। तो हम लोग पुर्तगाली की बात कर चुके हैं, डच की बात कर चुके हैं, अब हम लोग अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, है ना। पीछे का रिवाइज कर लेना सब लोग। तो अंग्रेजों में हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले एक कंपनी है जिसको अधिकार मिला। वो कौन सी कंपनी है आपकी? लिवेंट कंपनी। तो लिवेंट कंपनी को सबसे पहले अधिकार मिला स्थलमार्ग से आने का, लगभग 1593 की बात होगी। और उसमें भी एक व्यक्ति है, जॉन मिल्डन। ठीक है, तो जॉन मिल्डन हॉल जो है, ये पहला ब्रिटिश माना जाता है जो भारत में आया। तो ये स्थल मार्ग है। फिर उसके बाद कंपनी की स्थापना हो गई, और कंपनी की स्थापना हुई आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम लोग जानते हैं 1600 में। ठीक है, इसमें कुछ व्यापारी थे, लगभग 217 व्यापारी थे, लेकिन उसमें से 26 लोगों को मेन चुना गया और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। ठीक है, जिसमें से एक निदेशक, एक उपनिदेशक और 24 सदस्य। और उस कंपनी का नाम क्या है जिसकी स्थापना हुई थी? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया। तो ये ईस्ट इंडीज, तो ये एक मेन कंपनी थी जिस नाम से वो स्टैब्लिश हुई थी। फिर महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को 31 दिसंबर 1600 को, ठीक है, ये जो महारानी एलिजाबेथ हैं, इन्होंने जो अधिकार दिया है, ये 31 दिसंबर 1600 को। ठीक है, तो महारानी एलिजाबेथ ने क्या किया कि 31 दिसंबर 1600 को इस कंपनी को एक अधिकार पत्र दिया कि आप एशिया की तरफ जाएं, पूर्वी एशिया की तरफ, और वहां पर आप अपना व्यापार कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में केवल 15 वर्षों के लिए था, लेकिन 1609 में इसको बढ़ा करके अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया। कोई लिमिटेशन नहीं रखी गई, आप जब तक चाहें आप व्यापार कर सकते हैं। तो ये चीजें कुछ की गई, और एलिजाबेथ के इसी अधिकार पत्र को जो कंपनी ने प्राप्त किया है, उसको चार्टर के नाम से जाना जाता है, जो आगे चल करके कई सारी चीजें चार्टर के नाम से आएंगी। अब हम लोग इसमें देखें अगर, तो 1603 में अब एलिजाबेथ नहीं है, अब गद्दी पे कौन बैठा है? जेम्स प्रथम बैठे हैं। तो जैसे ही जेम्स प्रथम गद्दी पर बैठते हैं, उन्होंने एक व्यक्ति को भारत में भेजा है। वो कौन है? कैप्टन हॉकिंस। और कैप्टन हॉकिंस रेड ड्रैगन नामक जहाज से, ठीक है, ये सूरत बंदरगाह में पहुंचे हैं कब? 1608 में। और रेड ड्रैगन का ही नाम है हेक्टर। ठीक है, तो ये इसी का नाम है, इसी जहाज का नाम हेक्टर। ठीक है, तो इस जहाज से वो 1608 में सूरत बंदरगाह पे पहुंच गया। क्लियर? फिर 1609, जस्ट इसके कुछ समय बाद, वो जहांगीर के दरबार में पहुंचा, जहांगीर के दरबार में पहुंच गया। ध्यान रखिएगा, 1608 में ही सूरत में फैक्ट्री बननी शुरू हो गई थी, स्टार्टिंग कर दिया था, लेकिन 1608 में वो कंप्लीट नहीं हो पाई है, क्योंकि उसको जहांगीर से आदेश मिल नहीं पाया था। ठीक है, तो
बनना शुरू हो गया, लेकिन वो पूरा कंप्लीट होगा 1613 में जाकर। ठीक है, तो शुरुआत उन लोगों ने कर दी थी वहां बनाने की। अच्छा, जहांगीर के दरबार में गया तो इसको ज्यादा कुछ फायदा हुआ नहीं, इसको कोई आदेश मिला नहीं, तो फिर ये वापस लौट गया। कब लौट गया? 1611 में ये वापस चला गया। इस दौरान 1611 में मसूलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर एक फैक्ट्री बन चुकी थी, लेकिन ये अस्थायी फैक्ट्री है। क्लियर है? और 1612 के आसपास एक स्वाली का युद्ध हो गया अंग्रेज और पुर्तगालियों में। अंग्रेज कौन था जो नेतृत्व कर रहा था? वो थॉमस बेस्ट था, है ना। इसमें पुर्तगालियों की हार हुई, तो जहांगीर ने अब जो अनुमति है वो अंग्रेजों को दे दी कि अब आप यहाँ पर अपनी फैक्ट्री बना सकते हैं। तो 1613 में सूरत में वो फैक्ट्री बना ली गई। क्लियर है? अच्छा, इसी समय एक क्वेश्चन और था कि कैप्टन हॉकिंस जब जहांगीर के दरबार में पहुंचा था, तो जहांगीर ने उसको खान की भी उपाधि दी है और 400 का मनसब भी दिया है। अच्छा, इसके साथ एक और यात्री आया था, विलियम फिंच। ठीक है, विलियम फिंच आया था जिसने अनारकली के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि विलियम फिंच किसके साथ आया था। आगे देखते हैं इसमें, तो जब ये वापस लौट गया है तो फिर जेम्स प्रथम ने किसको भेजा? तो जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को भेजा। किसको भेजा? सर थॉमस रो को भेजा। ठीक है, और सर थॉमस रो को जब भेजा है तो ये कब आया? 1615 में आया, और ये रहेगा यहाँ 1618 तक रहेगा, लेकिन कोई संधि नहीं हो पाएगी जहांगीर से। समझिए, ये आया था अधिकार लेने कि जहांगीर के पास मैं जाऊंगा और उससे कहूंगा कि मुझे मतलब व्यापार से रिलेटेड कुछ ऐसा करिए कि हम लोग आपस में व्यापार कर सके। तो जहांगीर ये वाला आदेश उसको नहीं देगा व्यापार वाला, लेकिन हाँ ये अनुमति जरूर दे देगा कि तुम कुछ जगहों पे किले बना सको। किले मतलब कंपनी स्थापित कर सको, व्यापार के लिए कंपनी बना सको। तो कंपनी वगैरह बनाने का वो मिल जाएगा उसे, तो कुछ जगहों पे कंपनी बना लेगा वो। ठीक है, और 1618 के आसपास, फिर 1619 में फिर वो वापस चला जाएगा। ठीक है, तो ये दो लोग मेन है जिसको जेम्स प्रथम ने भेजा है। अब इसके बाद आगे हम लोगों ने देखा था कि 1632 में क्या हुआ था कि गोलकुंडा के शासक से उसको एक सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ था जिससे फ्री व्यापार के लिए करें। तो ये कुछ पैसे देने थे, अब फ्री व्यापार करना था, तो अब कुछ दोगे ना उनको टैक्स साल भर का। तो अब वो बहुत जरूरी नहीं, इसलिए हमने बताया नहीं। वैसे ये जो था उसको कहते हैं 500 पैगोडा, ये कर देना था वार्षिक। मतलब अंग्रेजों ने जब गोलकुंडा के शासक से सुनहरा फरमान प्राप्त किया था फ्री व्यापार के लिए, तो इनसे एक चीज कही गई कि ठीक है हम आपको फ्री व्यापार के लिए दे रहे हैं, लेकिन आपको हर साल हमको 500 पैगोडा, ये वहां की करेंसी है साउथ वाली, ठीक है, उस समय वो चल रहा था गोलकुंडा में, तो 500 पैगोडा का कर तुम्हें हर साल देना पड़ेगा। अंग्रेज राजी हो गए। ठीक है भाई, इससे फायदा क्या, मतलब इससे क्या नुकसान होना है, हम आपको हर साल देंगे, इससे ज्यादा तो हम कमा लेंगे। ठीक है, तो ये लोग तैयार हो गए थे। तो ये एक मेन बात थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि 1639 में 1639 में 1639 में आपने देख लिया कि 1639 में क्या हुआ है, इसको पगोडा, ठीक है, पगोडा 1639 में इन्होंने मद्रास को लीज पर प्राप्त कर लिया। ठीक है, वहां का एक शासक है, तो उस शासक से इन्होंने 1639 में मद्रास को लीज पर प्राप्त कर लिया था। अच्छा, शासक कौन था? तो शासक का नाम हम बता देते हैं, वैसे इतना बहुत जरूरी नहीं है। दरमेला वेंकटप्पा। तो ये नहीं भी याद करोगे तो चलेगा काम। ठीक है, तो ये वहां का शासक है, ठीक है, जिससे इन्होंने मद्रास को लीज पर प्राप्त किया है, ध्यान रखिएगा। तो 1639 में इन्होंने मद्रास को लीज पर ले लिया है दरमेला वेंकटप्पा से, लेकिन जल्दी इनकी ताकत बढ़ गई है और इन्होंने 1640 में मद्रास को पूरी तरह से अपने अधिकार में कर लिया है। तो लीज पर मतलब इनको कुछ पैसे देने पड़े थे, लेकिन अब पूरा अधिकार ही कर लिया था। ठीक है, तो ये दरमेला वेंकटप्पा कौन है? ये चंद्रगिरी का राजा ही है। ये जो राजा है वही है ये दरमेला वेंकटप्पा। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने किला बना लिया, कौन सा? सेंट जॉर्ज का किला। तो अब ये लोग जहां से कंट्रोल, अब ये सुरक्षित हो गए ना सेंट जॉर्ज के किले में, ये बहुत ध्यान से रखिएगा इसको याद। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने देख लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी किन वस्तुओं का भारत में निर्यात करती है? सूती कपड़ा, नील, मसाले, कच्चा रेशम, है ना। 1688 में सर जॉन चाइल्ड हज जाने वाले यात्रियों को बंदी बना लेता है और औरंगजेब ने भारत छोड़ने का आदेश दिया,
और इस पर दंड भी लगाया था। औरंगजेब ने इस पर कितना दंड लगाया था पता है? 17,000 पाउंड का। तो ये कभी पूछता नहीं है 17,000 पाउंड, पर ध्यान रखना कि इसने इसको दंड लगाया था इसका, ठीक है, कि ये आपको देना है और आगे से आप कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। तो ये चीजें जो थी वो आपका चल रहा था पीछे का। क्लियर हुआ सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं इसमें। आज थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। ऐड हो गए सब लोग? सर मेन व्यापार कपास था ना? अरे कपास सूती वस्त्र क्या होता है? सूती वस्त्र क्या होता है? कपास से ही तो निकाला जाता है। तुम लोग ऐसा पूछते हो, सूती वस्त्र कपास से ही प्राप्त किया जाता है। तो पहले कपास की फसल होगी, कपास की फसल होगी, उससे कपास निकाला जाएगा जो रुई है, फिर वो सूती धागे बनाए जाएंगे, फिर कपड़ा बनेगा उससे। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं, देखिए कुछ चीजें बता देते हैं। 1633 में बालासोर उड़ीसा में फैक्ट्री। देखिए शुरुआत में तो सब इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट थे, अब कुछ वो भी समझ लीजिए जहां पे फैक्ट्री इन्होंने और बनाई है। तो कभी कभी एक क्वेश्चन होता है, पूर्वी भारत में बनने वाली इनकी फैक्ट्री कौन सी थी पहले? तो पूर्वी भारत मतलब उड़ीसा वाला क्षेत्र, जो बंगाल उड़ीसा ये सब है। तो बालासोर में पहले इन लोगों ने बनाया है, फिर आगे चल करके बंगाल में बनाएंगे। तो बालासोर में इन्होंने फैक्ट्री बना ली। क्लियर? 1633 में। 1651 हुगली बंगाल में फैक्ट्री बन गई। 1651 हुगली बंगाल में फैक्ट्री इन्होंने बना ली। ठीक है। 1661 की कहानी सब लोग जानते हैं, 1668 की और 1687 की। तीनों कहानी पता है ना एवरीवन? तो हम इसके बारे में पीछे हम डिस्क्राइब किए हैं। 1661 में क्या हुआ था? शादी हुई थी, है ना? और 1600 ये 68 है, 1668 1668 में क्या हुआ था? 10 पाउंड वार्षिक के कर पर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। और 1687 में क्या हुआ? मुंबई को उन्होंने मेन केंद्र बना लिया। यही था ना? तो देखिए 1627 वाला जो मेन है, इसको समझिए। 1627 का कंपनी का मुख्यालय, कंपनी का मुख्यालय सूरत से बंबई स्थानांतरित। तो 1687 में क्या करते हैं ये लोग कि कंपनी का जो मुख्यालय है वो सूरत से बंबई को स्थानांतरित कर देते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है। ठीक है। चलिए यहां पर एक चीज आपको हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं, काम आ जाएगा। ये जो बंबई है, ठीक है, इस बंबई की स्थापना उसी समय हुई है। ठीक है। तो बंबई की जो स्थापना हुई है, इसको किसने किया है स्थापना को? गैरोल्ड आंगियर। ध्यान रखिएगा, आज का जो बंबई आप समझ रहे हैं, इस शहर को बसाने का श्रेय इसको जाता है, गैरोल्ड आंगियर को जाता है। 1661 दहेज में मुंबई मिला, 68 में ईस्ट इंडिया को दे दिया, 87 में कंपनी मेन केंद्र बना लिया। वेरी गुड, ठीक है। तो गैरोल्ड आंगियर ये कौन है? तो ये अंग्रेज है। ठीक है। एक
कंपनी की तरफ से अपना गवर्नर है, कंपनी का। अच्छा, इसका शासनकाल बस एक आइडिया के लिए बता रहा है, याद करने की जरूरत नहीं है। 1669 से 1677। तो इस शासनकाल के दौरान ही बंबई की स्थापना हुई, क्योंकि जिस दौरान ये रहा है वहां, उसी समय इसने बंबई की स्थापना कर दी है। क्योंकि बंबई जब इसको मिला है ना, एक्चुअल में क्या था कि 1687 में स्थानांतरित हुआ है, लेकिन बंबई बन चुका है। आप समझिए भाई, केंद्र कब स्थानांतरित हुआ है? 87 में। लेकिन ये जो है व्यक्ति गैरोल्ड आंगियार, इस गैरोल्ड आंगियार ने अपने शासनकाल के दौरान इस शहर की स्थापना कर दी थी। तो ये श्रेय इसको जाता है, जो हमारी इतिहास की किताबें कहती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब एक इंपॉर्टेंट डेट आपको ध्यान रखनी है इससे पहले, ये तो खैर क्रम से चल रहा था इसलिए हमने बता दिया। इसी दौरान क्या हुआ है, 1680 में मुगल सुल्तान ने कंपनी पर जजिया लगा दिया। तो छोड़ा किसी को नहीं इन लोगों ने, इनके ऊपर भी जजिया लगा दिया था 1680। ठीक है, तो 1680 में इनके ऊपर भी जजिया लग गया है। अब आप मुगल सुल्तान, अब देखो बार बार में बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हो मुगल सुल्तान कौन है इस समय। 1680 के दौरान औरंगजेब है, ठीक है ना। तो वो कहेगा छोड़े काहे को, हम जिससे पैसा मिल सकता है सबको लगाओ। तो 1680 के आसपास ये उसके ऊपर भी लगा देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब एक डेट आपके लिए है 1691। 80 के बाद एक इंपॉर्टेंट डेट है 1691। सूता नदी बंगाल में फैक्ट्री बनाई। सूता नदी बंगाल में फैक्ट्री बना ली, किसने? जॉब चारनाक द्वारा। ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं क्योंकि ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। अभी हम बताते हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है। 1691 में सूता नदी जो बंगाल में पड़ता है, तो यहाँ पर जॉब चारनाक ने किसकी मतलब क्या बना दिया, एक फैक्ट्री बना दी। ये क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरा पॉइंट जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको समझना है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। कलकत्ता शहर की स्थापना ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। जो कलकत्ता शहर की स्थापना का श्रेय जाता है वो जॉब चारनाक को जाता है। देखिए अभी आपको हमने बताया ऊपर, बंबई जो है, बंबई को स्थापित करने का श्रेय हमारे गैरोल्ड आंगियार को जा रहा है। लेकिन जो कलकत्ता है, जब इसने वहां फैक्ट्री बनाई है सूतानती में बंगाल में, तो उस समय ये जो स्थापना है कलकत्ता का वो इसको जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसी कलकत्ता शहर में एक किले का निर्माण कर दिया इन लोगों ने, एक किला बना दिया है। अब उस किले का नाम याद करना है आपको। फोर्ट विलियम। तो फोर्ट का मतलब ही किला होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो फोर्ट विलियम है ये किला कहाँ बना हुआ है, तो फोर्ट विलियम किला कलकत्ता में ही बना हुआ है। और इसको स्थापना का श्रेय किसको जाता है, तो जाप चरनाक को जाता है। ठीक है, तो श्रेय किसको जाता है, जाप चरनाक को। और फोर्ट विलियम किला की स्थापना इसने कर दी है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये ब्लू कलर दिख रहा है ना सबको? ठीक है, अच्छा आप देखिएगा जरा, इसमें एक पॉइंट और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देते हैं तुम लोग को।
वैसे जरूरत तो नहीं है लेकिन हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। कालिकाता, सूतानती, गोविंदपुर, को मिलाकर। अब समझिए एक पॉइंट जो हम समझाना चाह रहे हैं। एक्चुअल में जो कलकत्ता की स्थापना हुई है ना, इस कलकत्ता शहर में 3 जगहों की जमीनें मिला के बनाई गई। एक जगह नाम है, कलकत्ता का पुराना नाम था कालिकाता, इसको कालिकाता कहा जाता था, अंग्रेजों ने कलकत्ता कहा है, तो इसका नाम एक्चुअल में था कालिकाता। ठीक है, कालिकाता नाम। और एक दूसरा जगह था वहीं पर सूतानती, जहां पे इन लोगों ने ये फैक्ट्री बनाई है। और एक तीसरी जगह थी गोविंदपुर। इन तीनों को मिलाकर के, और उसको कलकत्ता कहा गया है, इन तीनों को मिलाकर के एक शहर का बनाया गया, और उसको एक नया नाम इन लोगों ने दिया कलकत्ता। ध्यान रखिएगा। समझ गए सब लोग? तो बस एक जानकारी के लिए हम बता रहे हैं कि एक्चुअल में किस तरह से इसको किया था। ठीक है, अब समझिए कि ये जो चीजें हैं ये इनको मिली कैसे। तो आपको हम एक और पॉइंट बताते हैं, जब पढ़ ही रहे हो तो सब पढ़ लो, क्योंकि दोबारा तो पढ़ोगे नहीं, तो हम वो पॉइंट भी बता देते हैं। एक सूबेदार था, सूबेदार अजी मुसान, सूबेदार अजीमुसान ने इन क्षेत्रों की सूबेदारी अंग्रेजों को दे दी थी। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या था कि एक सूबेदार था वहां बंगाल में, उसका नाम था अजीमुसान। तो अजीमुसान ने अंग्रेज कंपनी को इन क्षेत्रों को दे दिया था। सूबेदारी देने का मतलब यह है कि अब पूरा कर इकट्ठा करने का, राजस्व इकट्ठा करने का काम कंपनी कर सकती है। देखिए, मुगल काल में हमने आपको बताया मनसबदारी वगैरह बताया था, और पीछे आपने इक्ता वगैरह कुछ बताए थे कि जिसको दे दिया जाता था वो राजस्व वगैरह ले सकता था। तो उसी तरह से सूबेदारी जब अंग्रेजों को मिल जाएगी तो इसका मतलब ये उस क्षेत्र से राजस्व इकट्ठा कर सकते हैं। तो एक प्रकार से अब इनका अधिकार हो जाएगा उन क्षेत्रों पर, ठीक है, उन जमीनों पर। तो जब इनका अधिकार हो जाएगा वहां पर, तो वही अब मिला करके कलकत्ता बनाएंगे और वहां पे अपना एक किला बना लेंगे। ये है पूरी कहानी। क्या ये चीज समझ में आई? फिर से समझिए, यहां से समझाते हैं। एक सूबेदार है अजीमुशान, अजीमुशान सूबेदार है। तो इसने क्या किया था कलकत्ता में, मतलब बंगाल में, जब अंग्रेज बंगाल में गए, तो बंगाल में अंग्रेजों ने सोचा कि हम लोग यहाँ भी व्यापार करेंगे। तो व्यापार करने के लिए इनको कुछ चीजें चाहिए थी वहां। ठीक है, तो अब इन लोगों ने, ये जो अजीमू शान है, तो इसने, सूबेदार ने, अब इसकी कहानी अलग है, वो हम समझा नहीं रहे अभी। एक विद्रोह करेगा व्यक्ति, उस विद्रोह की वजह से ऐसा होता है, फिर वो किला बना लेते हैं, तो लंबी कहानी है, उस पर जाने की जरूरत नहीं। सूबेदार जो है वो अजीमू शान है, इन क्षेत्रों की सूबेदारी अंग्रेजों को दे दी इसने। ठीक है, और जब इनको ये क्षेत्र मिल गए तो एक प्रकार से अंग्रेजों की अधिकार में क्षेत्र आ गया कि अब ये जो चाहे उस पर कर सकते थे। तो कालिकाता, सूतानती और गोविंदपुर, तीनों को इन्होंने मिलाया और एक शहर का नाम दिया कलकत्ता शहर। ठीक है, पूरा बनाकर, तो ये तीनों क्षेत्र उसके अंदर आ गए। और इसी कलकत्ता शहर में इन्होंने फोर्ट विलियम एक किला बना लिया, जिससे सुरक्षित हो सके। और इस किले के अंदर इन लोगों ने कारखाने खोल लिए। समझिए जरा, किला इस तरह से बनाया था, और इतना बड़ा किला टाइप का बनाया था कि उसके अंदर ये लोगों ने कारखाना खोल लिया, ताकि कोई बाहर से आके हम लोग को नुकसान न पहुंचा पाए। ठीक है, ये फोर्ट विलियम की बात हो रही है। और ये जो सूता नदी है, जहां पर इन लोगों ने खोला था फैक्ट्री, वो किसको श्रेय जाता है? तो जॉब चरनाप को। और इसीलिए जॉब चरनाप को ही श्रेय जाता है इस शहर की स्थापना का। बढ़े आगे, ठीक है, अब तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे क्या हुआ। एक नाम आता है 1696 का, एक जमींदार है शोभा सिंह।
तो शोभा सिंह ने क्या किया कि बगावत, शोभा सिंह की बगावत हो गई थी। बस एक ध्यान रखना है केवल, कभी कभी ये क्वेश्चन बना हुआ पुराने उसमें, इसलिए हमने बता दिया केवल। ठीक है, अब एक डेट जो हमने पहले आपको बताया था, देखो शायद ऊपर बताया है हमने, 1688 वाला बता चुके हैं ना। हाँ 1688 तो बता चुके हैं, सर जॉन चाइल्ड वाला, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सर जॉन चाइल्ड वाला आपका इंपॉर्टेंट है कि किसको औरंगजेब ने बाहर जाने का आदेश दिया था। ठीक है, चलिए आगे समझिए। 1694 में, इस समय 1694 में क्या हुआ, जैसे भारत में जब ये चल रहा है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान सुनना। ब्लू से मत लिखिए सर। अच्छा, ब्लू में दिक्कत आ रही है क्या? तो एक बात हुई, जब भारत में चीजें चल रही हैं, तो लंदन में भी कुछ चल रहा है, इंग्लैंड में भी। तो 1694 में क्या हुआ था उसी समय, तो 1694 में ब्रिटिश संसद द्वारा सभी ब्रिटिश विलियम नारिस, विलियम नारिस औरंगजेब के दरबार में गया, लेकिन कंपनी के लिए अनुमति नहीं मिली। ठीक है, विलियम नारिस औरंगजेब के दरबार में गया, लेकिन कंपनी के लिए अनुमति नहीं मिली। ठीक है, दोनों कंपनी का विलय हो गया। 22 जुलाई 1702। ठीक है, द यूनाइटेड कंपनी
of merchants of England trading to the East Indies. अठारह सौ 33 के चार्टर से ईस्ट इंडिया कंपनी। नोट करो फिर बता रहे हैं, इसको लिखो जरा सभी। नोट करिए सभी लोग। नोट हो जाए तो बता दीजिए। डन। शुभम गुप्ता, ज्योति, हेमा, देवेंद्र, कोमल, सौरभ, रोशनी, प्रेम बाबू, छठ, प्रीति, पूजा, शिवम, श्वेता, अमित, शिवरतन, अंजना, निवेदिता, अनुज, अनिता, इरफान, श्याम, पिंकी, विनय, ज्योति, दुर्गेश। अच्छा ठीक है भैया, सब लोग ऐड हो। महिमा, मीनू, नवीन, अभिषेक, निधि, आरती, आशीष, रिंकी, संदीप, अदिति, अरुण, सृष्टि, मीरा, मनोज, हिमतेश। चलो नोट हो गया होगा। नोट हो गया? समझिए जरा क्या पॉइंट है कि 1694 में ये जो 1694 है, ब्रिटिश संसद की बात हुई। तो ब्रिटिश संसद ने क्या किया कि जो उनके नागरिक हैं, सभी ब्रिटिश नागरिक जो भी हैं, उनको अभी देखो कंपनी कर रही है, फिर उन लोगों ने कहा कि आप सब लोग जा सकते हैं व्यापार करने भारत, तो हमारी तरफ से आपको अनुमति है, ठीक है। तो ये अनुमति उन्होंने दे दी है, भारत में व्यापार की अनुमति इन्होंने दे दी। तो क्या हुआ कि एक और कंपनी की स्थापना हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी जो हम लोग समझते हैं, इसके अलावा एक कंपनी और बनाई गई। आप देखिए कि इससे पहले जो कंपनी का नाम है कुछ और था, द गवर्नर एंड कंपनी था ना नाम, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये था एक्चुअल नाम कंपनी का। तो इस समय जब इनको अधिकार मिला तो एक और कंपनी बनी, उसका नाम है इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। लेकिन अब इस कंपनी को अगर मान्यता प्राप्त करनी है, यानी व्यापार करना है, तो आपको भारत में जो राजा है उससे अनुमति लेनी पड़ेगी। तो इस समय है औरंगजेब।
तो एक व्यक्ति जो विलियम नॉरिस नारिस है, इसको दरबार में भेजा गया कि तुम औरंगजेब के दरबार में जाओ और उससे कहो कि हमें व्यापार करना है और उससे अनुमति लो। ठीक है, औरंगजेब ने मना कर दिया, औरंगजेब ने अनुमति ही नहीं दी, कहते नहीं, एक कंपनी ऑलरेडी चल रही है, हम इस कंपनी को व्यापार की अनुमति नहीं देते। तो आगे चल करके 1702 में इन दोनों कंपनियों का विलय कर दिया गया। कौन सी दोनों कंपनी? एक जो पुरानी वाली है, गवर्नर एंड कंपनी है ना, एक गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, और दूसरी जो ये बनी है, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। इन दोनों कंपनी को मिलाया गया और 22 जुलाई 1702 को इसका नाम नया रखा गया, और अब इन दोनों कंपनियों को मिलाकर के नाम है द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। और ये नाम काफी दिन तक चलता रहेगा, लेकिन एक चार्टर आएगा 1833 के चार्टर के नाम से जाना जाता है, 1833। तो 1833 के चार्टर के बाद हम केवल इसको बुलाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप जो ये समझ रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, वो नाम इनको कब मिला है? 1833 के चार्टर के अकॉर्डिंग। इसके बाद से अब ये जो कंपनी होगी इस नाम से जानी जाएगी। कहानी क्लियर हो गई सभी को? कोई डाउट इसमें? पहले जो 1600 में बनी है वो कोई दूसरी कंपनी है, फिर एक और कंपनी बीच में बनी है, लेकिन इन दोनों को फिर मर्ज किया गया है और फिर उसका एक नाम दिया गया है, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स। और 1833 के चार्टर से इसका नाम हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम लोग लास्ट तक जानते रहेंगे जब तक वो चले ना जाए। कंप्लीट? चलिए, एक पॉइंट और आपके लिए इंपॉर्टेंट देखते हैं अब उसको। चलिए, डेट एक नोट करो जरा, 1717। 1717 जॉन सरमन, जॉन सरमन फारुखसियर के दरबार में पहुंचता है। 1717 जॉन सरमन फारुखसियर के दरबार में पहुंचता है। तो फारुखसियर ने फरमान दिया ठीक है, देखो क्या हुआ कि अब औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है 1707 में, और 1707 में जब इसकी मृत्यु हो चुकी है, 1707 में मृत्यु हो गई ना, तो 1707 में जब इसकी मृत्यु हो गई है तो गद्दी पे एक बहादुर शाह बैठता है। फिर उसके बाद आकर के इस समय जो 1717 का समय है, ये फारुखसियर है इस समय। तो इस फारुखसियर के शासन में एक व्यक्ति पहुंचता है, जॉन सरमन। वो कुछ अनुमति चाहता है कि हमको व्यापार करने के लिए अनुमति मिल जाए, क्योंकि शासक बदल चुका है। ठीक है, अब शासक बदला है तो भाई इसको भी चाहिए होगा। तो फारुखसियर ने कुछ चीजें करी, फारुखसियर ने अनुमति दे दी, क्योंकि अब यह औरंगजेब की तरह कट्टर नहीं है, तो इसने कुछ चीजें दिया, कुछ फरमान बताया कि आपके लिए हम कुछ करते हैं। तो क्या कहा है इसने, क्या चीजें इस फरमान में है, आप उसको समझना। पॉइंट है 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में मुक्त व्यापार के लिए 10,000
वार्षिक कर देकर सूरत में व्यापार, बंबई में जो सिक्के अंग्रेजों द्वारा चलाए जा रहे थे, पूरे भारत में चलाने का आदेश। ठीक है, ये 3 पॉइंट थे इस फरमान में। ये 3 पॉइंट थे इस फरमान में जो फर्रुखसियर ने जॉन सरमन को दिया है। तो इसको एक बार पढ़ लो। जॉन सरमन ने जो फरमान दिया है उसमें ये 3 पॉइंट। इस फरमान को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। इस फरमान को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। रौनक, नींद आ रही है क्या? सब लोग सामने आओ, जरा सामने आओ। कौन कौन ऐड है? सभी ऐड हैं? अभी देखो लास्ट तक जाते जाते कोई ओपन ही नहीं करेंगे। हाँ, कोमल, अमित, पिंकी, शिवराम, महिमा, नवीन, हिमांगी, अभिषेक। अच्छा ठीक है, सब लोग क्लास कर रहे हैं। श्यामधर, अब इसके बाद के लोग कहाँ हैं भाई? अब है, वीडियो ओपन करो जल्दी, तुरंत, फटाफट। हिमांगी, मीनू, अभय, श्वेता, इरफान। अच्छा, कुछ तो इसलिए ओपन नहीं करते, सब गड़बड़ हो जाएगी, है ना? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए, राहुल,
मेरा, अच्छा दूसरे भी देख सकते हैं ना तुम लोग को तो वीडियो में, इसलिए है बंद कर लेते हैं सब। हाँ सच में। ठीक। नवीन कहाँ हो भैया? नवीन, हाँ बंद कर लो, बंद कर लो, तुम बंद करो, तुम बंद करो। हाँ, एक तो शर्ट पहन के नहीं बैठ सकते हैं सब। चलो ठीक है, बस बढ़िया है। जग जाओ अब सब लोग। ममता विश्वकर्मा, उठो। हाँ, 5 मिनट के लिए बोले थे, आराम थोड़ा करना था। चलिए, अंग्रेज का कंप्लीट हुआ। ये बहुत सारी बातें हमने आपको बता दी अंग्रेज के लिए, और काफी कुछ बता दिया। डेनिस के लिए कुछ नहीं है, डेनिस का एकदम खत्म है काम। डेनिस के लिए ज्यादा कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा कि डेनिस के लिए ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है, आपको फ्रांसीसी पढ़ने हैं। डेनिस क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि डेनिस आएंगे 1616 में, और 1620 में ये एक कंपनी बनाएंगे, एक कंपनी की स्थापना करेंगे तंजौर में। तो एक तंजौर में बनाएंगे, उसको हम बता देंगे, तंजौर में बनाएंगे। और एक बनाएंगे ये लोग श्री रामपुर में, बंगाल में पड़ता है। और अंग्रेज बहुत ताकतवर हो चुके हैं, अंग्रेज से ये लोग पार नहीं पा पाएंगे। तो किसी भी तरह से ये लोग फिर जी रहे हैं, बस जी खा रहे हैं डेनिस लोग। और 1745 में ये सब कुछ बेच के अंग्रेजों को चले जाएंगे, या अंग्रेजों को ही बेच देंगे सब, अपनी कंपनी, अपने किले जो भी रहेगा सब अंग्रेजों को बेचेंगे और यहाँ से निकल लेंगे। तो डेनिस के लिए बहुत कुछ नहीं है। एक दो जगहों के नाम है कि कब आए थे, एक 1616 में आएंगे, एक कंपनी बनाएंगे 1620 में, मतलब कंपनी नहीं, कारखाना बनाएंगे, फैक्ट्री बनाएंगे, और एक बनाएंगे श्री रामपुर में, और 1745 में सब बेच के चले जाएंगे। मेन जो प्रतिद्वंदी है वो फ्रांसीसी हैं। तो अब जब फ्रांसीसी आएगा 1664 में, जब कंपनी की स्थापना हो जाएगी फ्रांसीसी की, और 1668 वगैरह में जब लोग फैक्ट्री बना देंगे सूरत में, 1668 के बाद, तब है मेन, अब मेन काम चलेगा इन दोनों के बीच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी, और इनके बीच युद्ध होंगे, जिनको आगे चल करके हम लोग कर्नाटक के युद्ध के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो लगभग 3 युद्ध होंगे इन लोग के, और खतरनाक है सब। तो दोनों यही सब रहेंगे जो मेन है, बाकी सब छोटे मोटे सब खत्म है। डच चले जाएंगे, डच का भी काम खत्म है। पुर्तगाली भी अब उतने पावरफुल नहीं है, वो कुछ ही जगह पे रहेंगे। और डेनिस का तो कोई काम ही नहीं रह गया। मेन 2 लोग रहेंगे, और सारे काम अब आपको केवल ब्रिटिश और फ्रांसीसी के लिए पढ़ने होंगे सब कुछ। ठीक है, तो इसलिए हमने पीछे की 3 चीजें आपको बताई हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा सब। तो अब क्योंकि हमारी क्लास भी है तो हमें निकलना होगा, तो बस मैं आपका ये खत्म कर रहा हूँ, कल मैं आपका शुरू करूंगा। ठीक है, ब्रिटेन वाला हम थोड़ा सा 5 मिनट में जल्दी से रिवाइज कर देते हैं आज वाला, क्योंकि हम जब फ्रांसीसी शुरू करेंगे तो आपको दोनों को ध्यान जरूर रखना है, अंग्रेज वाला रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि ये चीजें काम में आएंगी। सर, सब बंगाल में ही क्यों ज्यादा कंपनी बना रहे हैं? बंगाल एक बंदरगाह एरिया है भैया, समुद्र के किनारे पड़ रहा है ना, हुगली उगली जो है। तो जो बंदरगाह एरिया होते हैं, इससे व्यापारी आसानी से पहुंच सकते हैं ना। आप देखो, कोई भी आ रहा है तो सूरत में क्यों बना रहा है? सूरत गुजरात में है, तटीय इलाका है। तो पहुंचोगे वहीं ना जो तटीय इलाका होगा, जहां से आपको आसानी से जहाज पहुंच सकते हो। ठीक है, सर इस टाइम जो दूसरे देश से कंपनी आ रही हैं और टाइम की कंपनी में क्या अंतर है? बहुत अंतर है, ये बताएंगे फिर आगे चल करके। ठीक है, अभी रहने दो। सर क्लास ऑफलाइन भी चल रही है क्या? अरे ऑफलाइन एक नॉर्मल चल रहा है अभी, मतलब ऐसे समझ लो, अभी तुम लोग की क्लास नहीं है, तुम लोग की अभी होगी जब डिजिटल खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अंग्रेज के लिए हम लोगों ने देखा कि अंग्रेज के लिए क्या पॉइंट था, जल्दी से रिवाइज कर लेना। हाँ डेमो चल रहा है, हाँ डेमो वाली क्लास चल रही है वो सब। तो अंग्रेज के लिए हम लोगों ने देखा कि अंग्रेज की कंपनी की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है, 1600 में। 5 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और महारानी एलिजाबेथ ने इसको 15 वर्ष के लिए दिया था, और ये आदेश कब दिया था? 21 दिसंबर 1600 को दिया था। कंपनी का नाम अब तक रट गया होगा, नहीं रट गया है तो उसको याद कर लेना। ठीक है,
द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट, ये पहले थी कंपनी। पहला व्यक्ति जो आने वाला था वो जॉन मिल्डन हॉल था, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस किस जहाज के साथ भारत आया था? तो उसका नाम था रेड ड्रैगन। क्या नाम था उसका? रेड ड्रैगन। ऐसे को हम हेक्टर भी कहते हैं। कब? 1608 में। कहां पहुंचा था? सूरत बंदरगाह पे। जहांगीर के दरबार में कब गया? 1609 में, ठीक है। बहुत ज्यादा इसको अनुमति नहीं मिली तो ये 1611 में वापस लौट गया। लेकिन सूरत में एक फैक्ट्री बनने की शुरुआत हो गई, लेकिन जाकर के वो 1613 में कंप्लीट होगा। इसी बीच 1612 के आसपास एक युद्ध हो जाएगा, स्वाली का युद्ध, अंग्रेजों और किसके बीच? पुर्तगालियों के बीच। पुर्तगाली हार जाएंगे और अंग्रेजों का कब्जा हो जाएगा, ठीक है। तो सूरत के पास पड़ता है स्वाली, तो पूरा अधिकार अंग्रेजों का हो जाएगा पूरे बंदरगाह के एरिया में, ठीक है, इस युद्ध के बाद। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं तो कैप्टन हॉकिंस जो है, जब वो जहांगीर के दरबार में पहुंचता है तो उसको वो 400 का मनसब देता है। मनसब हम पीछे समझा चुके हैं, यानी ये एक बड़ा अधिकार हो गया इसके पास। दूसरा, कुछ जागीरें दी थी उसने, इंपॉर्टेंट जागीर, जमीन वगैरह भी दे दिया था कि यहाँ की जागीर आपकी है, राजस्व इकट्ठा करो। और फिर उसको खान की उपाधि दी है, ये इंपॉर्टेंट है। और कैप्टन हॉकिंस के साथ एक यात्री भी आया है जिसका नाम है विलियम फिंच, और ये विलियम फिंच वो व्यक्ति है जिसने अनारकली के बारे में बताया है, ठीक है। तो ये इसी के साथ आया हुआ है। चलिए, फिर दूसरा व्यक्ति जो सर थॉमस रो है, सर थॉमस रो, ये आता है आपका 1615 में। जेम्स प्रथम ही भेजते हैं, तो 1615 में ये आपका आता है, 3 साल तक रहता है और फरवरी 1619 में चला जाता है। लेकिन इस दौरान कई जगहों पर इसने फैक्ट्रियां स्थापित कर ली, बहुत सारे फैक्ट्रियां हो गई। अहमदाबाद में हो गया, अजमेर में हो गया, आगरा में हो गया, ठीक है, भड़ौच में हो गया, ढेर सारी जगहों पे इन लोगों ने फैक्ट्री बना ली थी, ठीक है। और 1619 में फिर लौट जाता है वापस। अच्छा, फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1632 का, क्योंकि एक सुनहरा फरमान एक नाम ही है, ये क्वेश्चन बनता है कि सुनहरा फरमान किससे प्राप्त हुआ था? तो गोलकुंडा के शासक से प्राप्त हुआ था, एक फ्री व्यापार के लिए, लेकिन कुछ टैक्स देना था इनको। तो 500 पगोड़ा, ये उस समय का करेंसी उधर का था, साउथ का, तो इतना कर इनको साल में देना था और अंग्रेज अपना अधिकार कर सकते हैं। देखो गोलकुंडा क्यों इंपॉर्टेंट था, अंग्रेज गोलकुंडा के पीछे क्यों पड़े हुए थे? क्योंकि गोलकुंडा एक ऐसा एरिया था, एक बंदरगाह टाइप का एरिया, जहां से किनका व्यापार होता था? सोने चांदी का व्यापार होता था, हीरे वगैरह, हीरे सोने ये सब भेजे जाते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह था, ठीक है, गोलकुंडा वाला। ये उनके शासन, उनके में था। इस पे कौन शासन कर रहा था? ये बीजापुर के शासक कर रहे थे इस पे शासन, ठीक है ना, गोलकुंडा पे। 1639 की बात होती है तो मद्रास को लीज पर दे दिया, ठीक है, मद्रास को लीज पर लिया। उस समय कौन थे? तो चंद्रगिरी के राजा थे, कौन? दरमेला वेंकटप्पा, इनसे ले लिया था। लेकिन इनकी जब पावर बढ़ गई अंग्रेजों की, तो 1640 में इन्होंने मद्रास को जीत ही लिया पूरी तरीके से, और यहाँ एक किला बना दिया। उस किले का नाम सेंट जॉर्ज का किला। याद रखिएगा किले कहाँ बने हैं। अच्छा, एक और चीज, मद्रास की स्थापना का श्रेय भी एक व्यक्ति को जाता है। चलिए, हमने उस समय बताया नहीं, मद्रास जब ये बनाया है तो इसकी स्थापना का श्रेय जाता है किसको? फ्रांसिस डे को, ठीक है, फ्रांसिस डे की स्थापना, ध्यान रखिएगा। जैसे हमने आपको कलकत्ता का बताया, बंबई का बताया, मद्रास, तो 3 जो मेन मेट्रो हैं जगह, तीनों की स्थापना ये लोग कर चुके हैं। इन लोगों ने उसको इस तरह से नाम दे दिया है। तो नाम दिया है, पहले अलग तरीके से नाम जाने जाते थे, ठीक है, तो अब इन लोगों ने उसको मद्रास कह दिया। और ये फ्रांसिस डे, या नाम याद रखना। और कौन सा किला है यहाँ पर? सेंट जॉर्ज का किला है। 2 चीजें याद हो गई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था 1688 का, जो जॉन चाइल्ड वाला है ना। इसने क्या किया था कि जो सूरत बंदरगाह की तरफ से ताप्ती नदी के किनारे से, एक प्रकार से सूरत समझ लो, ये सूरत का गवर्नर था, ये सूरत का गवर्नर था, ठीक है, सूरत का। तो ये सूरत का गवर्नर था। तो इसने क्या किया था कि जो जहाज मक्का जा रहे थे, हज यात्री जो जहाज से मक्का जा रहे थे, तो इनको, उसको इन्होंने लूट लिया और उसके जो यात्री थे उसको बंदी बनाने का भी प्रयास किया। इससे औरंगजेब भड़क गया और इसने इसके कई सारे फैक्ट्रियों को अपने कब्जे में ले लिया था, साउथ की जो फैक्ट्रियां थी। तो दंड स्वरूप 17,000 पाउंड देकर जो सर जॉन चाइल्ड है ये छूटा था और कहा कि आगे से मैं कभी भी आक्रमण नहीं करूंगा किसी चीज पर। तो औरंगजेब ने उसको छोड़ दिया था, ठीक है।
और लेकिन एक बात इसमें पूछा जाता है कि भारत छोड़ने का आदेश दे दिया था औरंगजेब ने, लेकिन फिर दंड स्वरूप दे दिया तो उसको माफ कर दिया था। ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, किसको आदेश दिया था। 1633 बालासोर हमने इसलिए बताया क्योंकि पूर्वी भारत में बनने वाली इनकी पहली फैक्ट्री थी, क्योंकि जब पूर्वी भारत बात करें, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तो इस साइड में बनने वाली पहली फैक्ट्री यही थी 1633 में, बालासोर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सर पीडीएफ नोट्स गर्ल्स ग्रुप में भी सेंड कर दिया कीजिए। तो भैया व्हाट्सएप में तो सबको शेयर करते हैं, है ना। अच्छा, 1651 हुगली बंगाल में फैक्ट्री बन गई। ठीक है, देखो हुगली इंपॉर्टेंट है क्योंकि हुगली पुर्तगालियों के लिए इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाली हुगली में बना चुके हैं क्योंकि हुगली को किस तरह से यूज कर रहे थे, लूटने के लिए। बंगाल की खाड़ी में जो भी जहाज वगैरह जाते थे उसको ये लोग लूट लिया करते थे। तो जहां जहां पुर्तगालियों ने बना रखा है, जब पुर्तगालियों को इन्होंने हटाया है तो वहां वहां इनकी भी कंपनी बनने लग गई है, इंपॉर्टेंट जगह। जैसे मसूलीपट्टम, मसूलीपट्टम में भी अंग्रेजों ने बनाया है 1611 में, है ना। ध्यान रखिएगा, सूरत में बना लिया है, हुगली में बना लिया। फिर ये जो चीजें हैं ये आप रिवाइज कर लेना। 61 में शादी हुई है, 68 में इनको 10 पाउंड वार्षिक दे करके उन्होंने वो कर लिया है, और 87 में इनका मुख्यालय सूरत से बंबई चला गया है, और बंबई की स्थापना कैसे, गैरोल्ड अंगियार को गया है। ठीक है, ये नाम भूलना मत। 1680 औरंगजेब ने जजिया लगा दिया था कंपनी पर, केवल सूरत को छोड़ा था, बस सूरत को इन्होंने फ्री रखा था, बाकी सब जगह पे लगा दिया था। ठीक है, 1691 ये डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं। बंगाल में एक जगह है सूता नदी, इस सूता नदी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना। ठीक है, सूता नदी में फैक्ट्री किसने बनाई थी, अंग्रेजों ने बनाई है। ये याद रखना है कि सूता नदी में फैक्ट्री किसने बनाई है, अंग्रेजों ने बनाई है। और ये जॉर्ज चार्नक के द्वारा बनाया गया है। जॉर्ज चार्नक कौन, जिसने कलकत्ता शहर की स्थापना की, और कलकत्ता में एक किला बनाया फोर्ट विलियम। एक किला हमने पीछे बात कर ली है, सेंट जॉर्ज, कहां पर है, मद्रास में। और जो कलकत्ता में बना है वो है फोर्ट विलियम। 3 जगहों को मिला के बनाया गया है इसे, कलकत्ता को, कालकाता, सूतानती और गोविंदपुर। किससे मिला था ये, तो अजीमू शान एक सूबेदार था जिससे इन्होंने प्राप्त किया था। एक जमींदार है शोभा सिंह, इसने बगावत की थी 1696, बस याद रखना है केवल। और लास्ट में आपका है 1694 का, ब्रिटिश संसद द्वारा ये जो चीजें हुई हैं, कंपनी बनी है, फिर मर्ज हो गया है, और लास्ट में फिर उसको ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दे दिया गया है 1833। फारूक सियार का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल रट के बैठ जाना। 1717 में जॉन सरमन के नेतृत्व में ये फारूक सियार के दरबार में पहुंचा था और फरमान दिया था। इसके तीनों ये चीज भी याद रखना है, इस फरमान में कहा क्या गया था, बंगाल में इसको व्यापार करने के लिए मिल गया अधिकार, लेकिन 3000 वार्षिक कर देना था। और सूरत में इसको कब मिला, 10,000 वार्षिक दे करके। बंबई में ये लोग सिक्के चला रहे थे अंग्रेज, तो इसी सिक्के को पूरे भारत में चलाया जाने लगा, ध्यान रखिएगा। अब जो राजा अलग अलग चलाया करते थे, तो इन लोगों ने क्या किया था कि बंबई में एक टकसाल बना ली थी अंग्रेजों ने। ठीक है, अंग्रेजों ने टकसाल बनाई और वही सिक्के अब चलने लग गए थे हर जगह। और इस फरमान को मैग्ना कार्टा, तो पूछा जाता है किस फरमान को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। फारूक सियार का जो फरमान है उसी को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। बस आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, आज खत्म करते हैं। कल हम आपका डेनिश और फ्रांसीसी इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो कल हम लोग का यूरोपीय वाला कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन। सर ये पीडीएफ भेज दीजिएगा। क्यों भैया, सौरभ लिख नहीं रहे हो क्या? अरे वही तो नोट्स हैं, अब पीडीएफ के अलग से थोड़े ना होगा, जो बता रहे हैं वही सब है वो। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।